नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, तेजस MK2 के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर मधुसूदन राव जी ने तेजस MK2 से जुड़ी हुई कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन को दिया है, जिनको जानने के बाद आप सबके कई ऐसे डाउट्स होंगे जो कि क्लियर हो जाएंगे, जो कि हाल ही की कुछ न्यूज़ के कारण बने होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जम करके दीपावली को मनाइए, पटाखे भी जलाइए। अगर आपके स्टेट में पटाखे बैन है तो नेक्स्ट इलेक्शंस का वेट कीजिए। शायद से मेरी ये जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी पॉलिटिकल हो गई, लेकिन खैर छोड़िए। तो अब हम फाइनली बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो हाल ही में कुछ न्यूज़ सामने निकल करके आई थी, जो कि तेजस MK2 के जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं उन्हीं ने कही थी, जिनके अनुसार तेजस MK2 का जो रोल आउट है उसमें 1 साल का डिले आप सबको देखने को मिलेगा, और इस बार जो रोल आउट है वो 2023 में किया जाएगा। तो जैसे ही ये न्यूज़ सामने निकल करके आई थी तो उसके बाद हर किसी को डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। लेकिन दोस्तों, अब जैसे ही आप इसके पीछे का कारण जानेंगे और इसका भारतीय वायुसेना के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्या नहीं, उसके बारे में भी जानेंगे, तो आप सबको यहाँ पर जान करके खुशी होगी कि 1 साल का डिले होने के बावजूद भी जो हमारा तेजस MK2 का प्रोग्राम है ये अपने ट्रैक पर है। इससे पहले जो हमारा तेजस MK1A का प्रोग्राम है वो भी अपने ट्रैक के ऊपर है, यानी कि ऑलमोस्ट भारत के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वे आप सबको यहाँ पर ट्रैक के ऊपर देखने को मिलेंगे। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि जब खुद तेजस MK2 के प्रोग्राम डायरेक्टर ने यहाँ पर 1 साल का डिले बताया है तो कैसे मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये प्रोग्राम अपने ट्रैक के ऊपर है। तो इस वीडियो को हम 3 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो मैं आप सबको तेजस MK2 के अंदर ये जो डिले हुआ है इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद में भारत ने कैसे इसको फास्ट ट्रैक करने का काम किया है और हमने कैसे टर्किश या फिर जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स है उनको अपनाने का फैसला किया है उसके बारे में बताऊंगा। और लास्ट में हम बात करेंगे इसके स्क्वाड्रंस, प्रोडक्शन और साथ में इसमें कितने इंडिजीनियस कंटेंट आप सबको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसमें 1 साल का जो डिले देखने को मिला है उसके क्या बड़े कारण हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर तेजस MK2 के प्रोग्राम डायरेक्टर के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले तो हमारी सरकार के द्वारा इसके प्रोटोटाइप के लिए जो फंड्स हैं वे थोड़ी सी देरी के बाद यहाँ पर अप्रूव किए गए। लेकिन दोस्तों, ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि इससे पहले ही HAL अपने इंटरनल फंड से इसके प्रोटोटाइप के ऊपर काम कर रही थी। इसके बाद में यहाँ पर जो सबसे बड़ा कारण है वो है इंडिजीनियस कंटेंट की डिमांड। तो भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर ये डिमांड की है कि तेजस MK2 के अंदर पहले के प्लान के मुकाबले इसमें इंडिजीनियस कंपोनेंट्स को बढ़ाया जाए। जैसे कि पहले यहाँ पर ये प्लान था, नंबर के हिसाब से मैं आप सबको बताता हूँ कि इसका जो पहला प्रोटोटाइप होगा तो उसके अंदर 75% जो इंडिजीनियस कंपोनेंट्स है उनका यूज़ किया जाएगा, और जैसे ही इसका मास प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा तो उस समय इसको बढ़ा करके 85% तक कर दिया जाएगा, जिसमें आप सबको इजेक्शन सीट और जो जेट इंजन है वे डायरेक्ट इंपोर्ट होते हुए दिखाई देते। लेकिन इसके बाद अब यहाँ पर फैसला किया गया है कि तेजस MK2 में 90 यानी कि 90% जो स्वदेशी उपकरण है उनका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इसके जो जेट इंजन्स हैं वे भी भारत में ही बनेंगे। इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में TOT के माध्यम से होंगी, और ये 100% मेड इन इंडिया इंजन होने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका की जो GE कंपनी है तो वो अपने F414 इंजन्स को भारत में बनाने के लिए मान चुकी है। इसके बाद जो रेडोम है उसको भी भारत में ही बनाया जाएगा, और इसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए कुछ विदेशी वेपन्स का यूज़ किया जाएगा। बाकी इसके जितने भी वेपन्स हैं वे आप सबको 100% स्वदेशी ही दिखाई देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सबको तेजस MK2 में जो डिले हुआ है उसके पीछे का कारण समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे इस MK2 को जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट किया जाएगा, और कैसे हमने वेस्ट या फिर तुर्की की जो नीति है उनको अपनाने का यहाँ पर फैसला किया है। तो आमतौर पर आप सबको पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलता होगा कि IOC और FOC स्टैंडर्ड के जो झंझट है वे यहाँ पर नहीं होते हैं, और इसके बाद जो वेपन्स है उनको कई सारी कमियों के साथ ही सेना में इंडक्ट कर लिया जाता है। जबकि भारत में हमको एकदम 100 कैरेट का जो वेपन है वही अपनी सेना के लिए चाहिए होता है। लेकिन अब भारत ने भी यहाँ पर ऐसा ही फैसला किया है कि पूरे वर्ल्ड में जैसे फास्ट ट्रैक मोड में वेपन्स का इंडक्शन होता है वैसे ही अब हम भारत में भी करने वाले हैं। जैसे कि तुर्की में तो वे अपने वेपन्स को कई बार तो बिना CDR के ही डिज़ाइन करके उसको अपने बेड़े में इंडक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो कमियां हैं उनको इंडक्शन के दौरान सुधारते रहते हैं। तो ऐसा ही अब आप सबको भारत के अंदर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि HAL और भारतीय वायुसेना
यहाँ पर सहमत हो चुके हैं कि आईओसी और एफओसी के जो लंबे प्रोसेस और यहाँ पर स्टैंडर्ड्स होते हैं तो उनको हटा दिया जाएगा और इसके बाद डायरेक्ट जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के तेजस हैं उनको यहाँ पर भारतीय वायुसेना के बेड़े के अंदर इंडक्ट किया जाएगा, जिससे कि ओवरऑल जो टेस्टिंग का टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। और इसके बारे में मैं आप सबको पास्ट की लगभग 50 से ज़्यादा वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि डीआरडीओ का कुछ ऐसा प्लान है कि वे टेस्टिंग पीरियड को काफ़ी ज़्यादा कम करने वाले हैं। और इसके बाद अगर आप इस टाइम पीरियड को देखते हैं तो इसमें केवल इसके टैक्सी ट्रायल्स, फर्स्ट फ्लाइट और 2 से लेकर के 3 जो बेसिक वेपन्स है, जिसमें आप सबको बॉम्ब्स, बीवीआर कैटेगरी की मिसाइल और जो क्लोज कॉम्बैक्ट मिसाइल है, इनके ट्रायल्स ही दिखेंगे। इसके बाद जैसे ही फाइटर जेट के इंपॉर्टेंट और साथ में बेसिक ट्रायल्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं तो डायरेक्ट इसको प्रोडक्शन के लिए सर्टिफाई कर दिया जाएगा, यानी कि इसका जो मास प्रोडक्शन है वो हमारी कंपनियों के द्वारा शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कि ओवरऑल जो इंडक्शन का समय है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम होगा। और जो बाकी के वेपन्स है, जैसे कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एडवांस वेपन्स भी है, तो उनको इंडक्शन के दौरान या फिर उसके बाद ही टेस्ट किया जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर आप सबको लगता है कि हम तो केवल यहाँ पर टाइम पीरियड को कम करने के लिए आधे अधूरे फाइटर जेट को अपने बेड़े में इंडक्ट करने वाले हैं, तो इसके लिए भी मैं आप सबको एक तर्क देता हूँ कि भारत में जो तेजस MK-1A और तेजस फाइटर जेट है तो इनके ऊपर हम पहले से ही कई सारे वेपन्स को टेस्ट कर चुके होंगे, जिससे कि आपको काफ़ी सारे ऐसे वेपन्स भी दिखाई देंगे जो कि डायरेक्ट प्रोडक्शन के समय से ही तेजस MK-2 के ऊपर होंगे। तो ऐसा करने से ना तो भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटीज़ में कोई बड़ा गैप आएगा और ना ही इससे यहाँ पर कोई बड़ा डिले होगा, और साथ ही साथ ये जो पूरा प्रोसीजर और स्टैंडर्ड्स हैं ये पूरी दुनिया के अंदर फॉलो किए जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे इसका इंडक्शन होगा, इसकी स्क्वाड्रंस के बारे में और इसके मास प्रोडक्शन के भी बारे में। तो यहाँ पर जो इसके प्रोग्राम डायरेक्टर है तो उन्होंने यही कहा है कि 24 फाइटर जेट पर ईयर के हिसाब से भारतीय वायुसेना को डिलीवर होंगे और इसका जो मास प्रोडक्शन है वो 2027 तक शुरू किया जा सकता है, जिसमें उसी साल से जो पहला फाइटर जेट है वो डिलीवर हो सकता है। और इसके बाद भारतीय वायुसेना इसके 10 स्क्वाड्रंस को अपने बेड़े में इंडक्ट करने वाली है, जिसमें पहले फेज में 6 स्क्वाड्रंस को खरीदा जाएगा जो कि GE के F414 इंजन्स के साथ में आएंगे। और ये वही इंजन्स है जो कि 98 किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट है उसे जनरेट करते हैं। इसके बाद बाकी की जो 4 स्क्वाड्रन होगी जिसे फेज 2 के अंदर परचेज किया जाएगा, तो ये स्वदेशी 110 किलो न्यूटन के इंजन के साथ में आएंगी। इसके बाद ये हमारे तेजस MK-1A से कहीं ज़्यादा कैपेबल फाइटर जेट होगा, तो ऐसे में इसी कारण से इसके लिए लगभग 16 से ज़्यादा कंट्रीज है जो कि अपना इंटरेस्ट शो कर चुके हैं और इसकी काफ़ी सारी डिटेल्स को भी मांग चुके हैं। तो ऐसे में इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, जिसको अकेले HAL के द्वारा हैंडल नहीं किया जा सकता है। तो इसी के कारण HAL ने इसके मास प्रोडक्शन के लिए हमारी जो प्राइवेट कंपनी है उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ में आप सबको इसके मास प्रोडक्शन के लिए वैम टेक्नोलॉजीज, BDL, डायनेमेटिक्स, कल्याणी और टाटा ग्रुप जैसे जो बड़े नाम है ये सामने देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि HAL इनके साथ केवल बातचीत कर रही है, पहले से ही इनमें से काफ़ी सारी कंपनीज को HAL के द्वारा 83 तेजस MK-1A के मास प्रोडक्शन के लिए कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जा चुके हैं जो कि डिफेंस एक्सपो के दौरान में इन्होंने दिए थे, जिसमें ये कंपनियां 83 तेजस MK-1A के विंग्स और साथ में उनके जो सेंटर और जो फ्रंटल फ्यूजलाज है उसको यहाँ पर बना करके देने वाली है। इसी के साथ में ये कई सारे और जो बड़े कंपोनेंट्स हैं उनको भी बना करके देगी। तो दोस्तों ओवरऑल उम्मीद करता हूँ कि इस सारी इन्फॉर्मेशन के बाद अब आप सबके जितने भी डाउट्स हैं वे क्लियर हो चुके होंगे। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाकी तो आप सबको दोबारा से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो गए ज़माने धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बना।